नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पूर्व के ई व्याख्यान में हमने पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत संतुलन और कीमत के बारे में अध्ययन किया था। उसी का सब्सिक्वेंट पार्ट ये है जिसमें हम पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत संतुलन कीमत के साथ लाभ और हानि के निर्धारण की बात करेंगे, अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों के अंतर्गत। इससे पहले के ई व्याख्यान में मैंने आपको ये बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता की कुछ विशेष शर्तें होती है, कुछ मान्यताएं होती है, विशेषताएं होती है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण प्रतियोगिता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अनेक फर्में काम कर रही होती हैं, अनेक विक्रेता और क्रेता होते हैं और सभी विक्रेताओं का माल एक जैसा होता है। इसलिए क्रेता स्वतंत्र होते हैं कि किसी भी विक्रेता से वो अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदें। इसलिए फर्मों के बीच में या विक्रेताओं के बीच में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। सभी जो पदार्थ है वो एक जैसे होते हैं, इस कारण से उनकी एक रूपता होती है और फर्मों की संख्या अधिक होने के कारण से कुल उद्योग में या उद्योग की कुल पूर्ति में एक पर्टिकुलर फर्म की अंश जो है, वो हिस्सा है जो बहुत कम होता है, पूर्ति की मात्रा जो बहुत कम होती है। इसका कारण से वो पूर्ति को भी प्रभावित नहीं कर सकता है और कीमत को भी प्रभावित नहीं कर सकता है। वह यदि अपनी पूर्ति बंद भी करना चाहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और बढ़ाना चाहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनको इस कारण से इनको दी हुई कीमत पर ही अपना उत्पादन करना होता है और बेचना होता है। और दी हुई कीमत कहाँ से आती है? वो है उद्योग की कुल मांग और पूर्ति के द्वारा तय होता है कि कितनी उस उद्योग के लिए बाजार में कुल मांग है और उस मांग को पूरा करने के लिए जितनी भी फर्में हैं वो किस कीमत पर अपनी वस्तुएं उपलब्ध करा सकता है। इसलिए उद्योग की कुल पूर्ति और कुल मांग वक्र जहां पर एक दूसरे के बराबर होते हैं वो बिंदु संतुलन का होता है और वहीं पे प्राइस निर्धारित होती है और वहीं पे कुल क्वांटिटी निर्धारित हो जाती है। और इसके बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। और जो दी हुई कीमत होती है उस कीमत पर ही प्रत्येक फर्म को अपना उत्पादन करना होता है। चूंकि ये भी हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि कीमत पहले से तय हो जाती है, इसलिए स्थिर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत प्राइस कांस्टेंट होती है, जिसके कारण से एवरेज रेवेन्यू यानी कि प्रति इकाई प्राप्त होने वाली आय समान होती है, क्योंकि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए कीमत और प्रति इकाई प्राप्ति दोनों बराबर होती है, जिसके कारण से P = AR होता है। और ठीक इसी तरह से मार्जिनल रेवेन्यू भी इसके बराबर ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक अगली इकाई से बेचने पर जो आय प्राप्त होती है या आय में जो वृद्धि होती है वह कीमत के बराबर ही होती है और कीमत समान होती है, स्थिर होती है। इस कारण से जो पहले प्राप्त हुआ है उतना ही अगली इकाई के बेचने से भी प्राप्त होगा। इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू में भी कोई अंतर नहीं आता है। जितना एक बार मिलता है वही कंटिन्यू आय में प्रत्येक इकाई के बेचने पर उतनी ही आय में कुल आगम में वृद्धि होती है, टोटल रेवेन्यू में उतनी ही वृद्धि होती है। इसलिए MR भी स्थिर होता है जो कि प्राइस के बराबर होता है, यानी कि P, AR, MR तीनों बराबर होते हैं। इसलिए ये AR और MR का वक्र जो है वो सीधा पड़ा हुआ एक हॉरिजॉन्टल वक्र होता है और AR यानी एवरेज रेवेन्यू डिमांड कर्व कहलाता है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू कोस्ट को मार्जिनल कोस्ट कर्व ऊपर चढ़ता हुआ काटता है, वही बिंदु संतुलन का बिंदु होता है और उस बिंदु पर ही इस दी हुई कीमत पर वह फर्म अपनी पूर्ति निर्धारित करता है। अब बात आती है कि कीमत उद्योग द्वारा तय हो जाती है और पूर्ति संतुलन के बिंदु के द्वारा तय होती है। तो इस संतुलन के बिंदु पर फर्म हानि की स्थिति में होती है या फिर लाभ की स्थिति में होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करने के लिए दो भागों में इसको बांटेंगे, एक अल्पकाल और एक दीर्घकाल। अल्पकाल के अंतर्गत फर्म किस तरह से लाभ
हानि या शून्य लाभ की स्थिति में हो सकती है, और दीर्घकाल में सभी फर्में सामान्य लाभ की स्थिति में ही होती है, ऐसा माना जाता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ये कहा जाता है कि फर्मों की संख्या अधिक होती है, इसलिए प्रत्येक फर्म का या किसी विशेष फर्म का कुल उद्योग में उत्पादन की मात्रा का बहुत कम हिस्सा होता है। इसके कारण से वो पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है और साथ में कीमत को भी वो प्रभावित नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसे दी हुई कीमत पर बेचना होता है। हाँ, दी हुई कीमत यानी कि स्थिर कीमत है, वो जितनी अधिक, यदि वो प्रति इकाई कुछ हिस्सा भी यदि वो लाभ प्राप्त करता है, तो भी वो अधिक से अधिक उत्पत्ति करके अधिक से अधिक माल बेचकर वो अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है, अन्यथा वो अपने लाभ को सीमित ही रख पाता है। अर्थात ये माना जाता है कि जितनी अधिक वस्तुएं बेची जाएगी उतना लाभ होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि प्रति इकाई कीमत वही होती है, स्थिर होती है। इसलिए लाभ कमाने की इसमें अलग से कोई गुंजाइश नहीं बनती। तो क्या अल्पकाल में कोई फर्म लाभ की स्थिति में हो सकती है या हानि की स्थिति में हो सकती है? तो सबसे पहले ये माना जाता है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, कि एवरेज जो लाभ की गणना की जाती है वो होता है सिंपल। यदि हम मैथमेटिक्स में बात करते हैं, गणित में बात करते हैं, तो लाभ की जो गणना होती है वो होती है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। यानी किसी भी वस्तु के बेचने से जो प्राप्त आय होती है उसमें से उसको खरीदने में लगाए गए व्यय को घटा दिया जाता है, तो जो भी प्राप्त होगा वह लाभ होगा। यदि विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक है तो हानि होगी, और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों बराबर है तो फिर न लाभ होगा न हानि होगी, यानी शून्य लाभ की स्थिति पाई जाती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों बराबर माने जाते हैं। यहाँ पे हम विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या मानेंगे? यहाँ पे कुल आगम और कुल लागत को हम मान सकते हैं। कुल लागत और आगम दो चीज़ें हैं, कुल और औसत होगा, क्योंकि प्रति इकाई लाभ की बात करते हैं हम, इसलिए प्रति इकाई पर ही हम लाभ और हानि की गणना करेंगे। और इसलिए मैंने एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कोस्ट के कर्व को ही तीनों में लिया है। और हालांकि टोटल रेवेन्यू और टोटल कोस्ट के आधार पर भी हम कुल लाभ को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रति इकाई लाभ की बात कर रहे हैं, प्रति इकाई हानि की बात कर रहे हैं, और सामान्य लाभ की स्थिति भी एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कोस्ट के आधार पर निकाल रहे हैं। इसलिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को हम कैसे करेंगे? प्रॉफिट को यहाँ पे लिखते हैं पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य न लिख के हम लिखते हैं प्रॉफिट को पाई लिखते हैं, और एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कोस्ट लिखते हैं। यदि ये दोनों बराबर है तो लाभ शून्य होगा। यदि एवरेज रेवेन्यू अधिक है, एवरेज रेवेन्यू का मतलब यहाँ पे बेचने से प्राप्त आय, बेचने से प्राप्त प्रति इकाई आएगा। यदि हम टी आर लिखते हैं तो टोटल रेवेन्यू यानी कुल आगम, और फिर उसमें से टीसी घटाया जाएगा, यानी कुल आगम माइनस कुल लागत। और यदि प्रति इकाई लाभ की बात करते हैं तो एवरेज रेवेन्यू यानी कि प्रति इकाई बेचने से प्राप्त आय माइनस प्रति इकाई लागत। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, प्रति इकाई प्राप्त आय माइनस प्रति इकाई लागत, जो भी प्राप्त होती है उसे हम लाभ कहते हैं। तो संतुलन की स्थिति के दशा में ही हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि संतुलन की स्थिति वह स्थिति होती है जहां पर किसी भी फर्म की पूर्ति की मात्रा तय हो जाती है। जो पहले ही बता दिया हमने कि मात्रा तय हो चुकी है, कीमत पहले तय हो चुकी है, मात्रा तय हो चुकी है, तो उस तय मात्रा पर कितनी लाभ है या कितनी हानि है। तो सबसे पहले मैं बीच का चित्र ले रहा हूँ, और इस बीच के चित्र के बारे में मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। बीच का जो चित्र है वह है, इधर कीमत है, टोटल रेवेन्यू कोस्ट, टोटल कोस्ट कर्व्स और रेवेन्यू कर्व्स है, और प्राइस है, और एक्स एक्सिस पे उत्पत्ति की मात्रा है। और इस पर हम देख रहे हैं क्या ये लाभ की स्थिति है या फिर हानि की स्थिति है। तो इस पर जब हम डिस्कस करें तो इसमें हम देखें कि ओपी कीमत तय है जिस पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ये है,
जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके ऊपर संतुलन की बिंदु कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पर अल्पकाल की बात कर रहे हैं हम, तो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कर्व इस तरह से जा रहा है ऊपर, और यह इस बिंदु पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के बराबर है। यहाँ पे संतुलन की दो शर्तें पहले मैं बता चुका हूँ, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है, और दूसरी शर्त होती है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ पर बराबर होते हैं वहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट ऊपर की तरफ बढ़ रहा होना चाहिए, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऊपर चढ़ते हुए काटे, वही बिंदु संतुलन का बिंदु होता है। तो यह जो बिंदु आया प्राप्त में ई बिंदु, यह संतुलन का बिंदु है, और इस संतुलन के बिंदु पर उत्पादन की मात्रा तय हो गई है, ओ क्यू मात्रा। तो इस ओ क्यू मात्रा बेचने पर इस फर्म को हानि होती है या लाभ होती है, उसकी गणना हम करना चाह रहे हैं अब। तो लाभ और हानि की गणना करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू का तुलना करनी होगी। तो एवरेज इस संतुलन के बिंदु पर जो ई बिंदु है वहाँ पर एवरेज रेवेन्यू कॉस्ट यदि एवरेज कॉस्ट कर्व से नीचे हैं तो इसका मतलब होगा कि हानि है, और एवरेज रेवेन्यू कर्व यदि कॉस्ट कर्व से ऊपर है तो लाभ होगा। यदि ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब ये हुआ है कि जितना प्रति इकाई प्राप्त हो रहा है उतना ही प्रति इकाई खर्चा भी हो रहा है। इसका मतलब न तो लाभ है न हानि की स्थिति है, सामान्य लाभ की स्थिति कहते हैं। अर्थशास्त्र में से शून्य लाभ की अपेक्षा सामान्य लाभ की स्थिति कहते हैं कि एक फर्म को जो वो एक्सपेक्ट कर रही है, जैसे उत्पादन के साधनों को जब वितरण के अंतर्गत पढ़ते हैं तो उत्पादन के सभी साधनों को जो चुकाया जाता है उसे हम वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं, और हम कहते हैं कि पूंजी को ब्याज चुकाया जाता है, भवन को किराया चुकाया जाता है, श्रम को मजदूरी चुकाई जाती है। तो जो एंटरप्रेन्योर है उसको लाभ चुकाया जाता है। एक तो सामान्य लाभ की बात की जाती है कि इतना लाभ होगा तभी वो कम से कम इतना लाभ प्राप्त होता है, या कम से कम उसको इतना रिटर्न मिलता है तो ही वो उत्पादन करेगा, अन्यथा वो उत्पादन को छोड़ सकता है। तो वो जो आशा होती है वही सामान्य लाभ की स्थिति होती है। और ये जो लाभ होता है उत्पन्न, इसमें नवप्रवर्तन या दूसरे जो सिद्धांत है उसके आधार पर हम पढ़ते हैं कि लाभ जो उत्पन्न होता है वो इसलिए उत्पन्न होता है, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो पहला उत्पन्न होने का कारण, एक मुख्य कारण होता है, वो होता है कि उत्पादन के साधनों को उत्पादक पहले ही चुका देता है, जबकि वस्तुएं बाद में बिकती है और उससे प्राप्त आय बाद में होती है। तो इस दोनों के बीच में जो गैप होता है और उसका जो हर्जाना भुगतना पड़ता है उत्पादक को, या फिर वो उसको इंतजार करना पड़ता है, उस इंतजार के बदले ही उसको लाभ प्राप्त होता है। यदि वो सामान्य लाभ वो उसकी जो हर्जाने के बराबर ही लाभ होता है तो उसको सामान्य लाभ कह सकते हैं, यानी उसका केवल प्रतिफल हुआ, लाभ नहीं हुआ, इसलिए इसको सामान्य लाभ की स्थिति कही जाती है। तो सामान्य लाभ की स्थिति की बारे में ये जो दूसरा चित्र है वो आपको दर्शा रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संतुलन की दशा में एवरेज के कॉस्ट कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व के बराबर ही है, यानी SAC कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व को न्यूनतम बिंदु पर, अपने न्यूनतम बिंदु पर ई बिंदु पर ही टच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि इस बिंदु पर P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR तो है ही, फिर MR इज इसी बिंदु पर MR इज इक्वल टू MC है, जो MC इसको ऊपर चढ़ती हुई काटती है, और इसी बिंदु पर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट भी समान है, इसलिए न लाभ न हानि की स्थिति है, यानी सामान्य लाभ की स्थिति ही पाई जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी, क्या हमेशा ऐसा पाया जाता है? तो कहते हैं अल्पकाल में लाभ की स्थिति या हानि की स्थिति हो सकती है। तो पहला चित्र मैं आपको अब डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले चित्र में है फर्म अल्पकाल में लाभ की स्थिति में हो सकती है। तो पहले चित्र में P जो है वो प्राइस है, और एवरेज रेवेन्यू और एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दोनों ही यही है, और इस बिंदु पर SMC जो है वो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, वो ई बिंदु पर इसको क्रॉस कर रही है, टच कर रही है। और इस बिंदु पर आप देखिए, इस बिंदु पर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट में कितना अंतर है यह तय करेगा कि कितना लाभ है। तो एवरेज
रेवेन्यू कर्व तो ये सीधी लाइन है ही, जो प्राइस और एमआर और एआर के बराबर है, और जो शॉर्ट रन एवरेज कर्व है वो ये इस तरह से दिख रहा है आपको। दोबारा बता रहा हूँ मैं, SAC वो इस तरह से है, और जो क्वांटिटी थी ई से तय हुई थी वो ये है। तो इस लाइन को, यानी संतुलन की लाइन को या संतुलन के बिंदु को SAC जो स्पर्श कर रही है, या संतुलन के बिंदु पर SAC और AR में, AC और AR में जो अंतर है वो इसके बराबर है। किसके बराबर है? E और F बिंदु के बराबर है। यानी कि मैं एक बार फिर से आपको चित्र में बता रहा हूँ कि ये जो E बिंदु है, इस E बिंदु से लेकर ये F बिंदु के बीच में अंतर है, और यहाँ पे कॉस्ट कम है, रेवेन्यू अधिक है। इस संतुलन के बिंदु पर, इस पूर्ति की मात्रा के बिंदु पर, इस फर्म का रेवेन्यू जो है, एवरेज रेवेन्यू है वो अधिक है और कॉस्ट का कम है। इसका मतलब है विक्रय मूल्य अधिक है और लागत यानी क्रय मूल्य जो है वो कम है, इसलिए ये लाभ की स्थिति है। और लाभ की स्थिति को प्रति इकाई तो इतनी है, और कुल लाभ की बात करते हैं तो ये यहाँ से P, F, E, F और G चारों को मिला लीजिए, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ये बॉक्स कुल लाभ का होगा, और प्रति इकाई लाभ जो है वो EF के बराबर या PG के बराबर है। इस तरह से हमने देखा कि संतुलन के बिंदु पर यदि एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से अधिक है तो लाभ होगा, और यदि एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू संतुलन के बिंदु पर बराबर है तो सामान्य लाभ की स्थिति होगी। और संतुलन के बिंदु पर यदि कॉस्ट अधिक है और रेवेन्यू कम है, आय कम है और लागत अधिक है, तो ऐसे में हानि की स्थिति होगी, जो कि ये तीसरा चित्र आपको बता रहा है। तीसरे चित्र के अंतर्गत हम देखें तो ये पाते हैं कि P जो है पहले से तय है उद्योग द्वारा, जो ये है, और इस P से ही हमें क्या प्राप्त हो रहा है? एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। और इस बिंदु पर यानी इस रेवेन्यू कर्व्स पर या डिमांड कर्व पर जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो इस तरह से क्रॉस कर रही है, जो कि ई बिंदु पर इसको टच कर रही है या क्रॉस कर रही है, जो कि समान है। यही ई बिंदु संतुलन का बिंदु है। इस संतुलन के बिंदु पर यदि हम लाभ और हानि की गणना करते हैं तो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट के आधार पर करेंगे। तो एवरेज रेवेन्यू तो यहाँ है ही, और एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो इससे ऊपर एक शेप लिए हुए होता है। तो इस एवरेज रेवेन्यू के कर्व तक हम संतुलन के बिंदु से लाइन डालेंगे, वही जो है वो हमारा अंतर एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू में बताएगा, और ये जो लाइन है वो यहाँ तक है। तो E और एक मिनट में इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। E और H जो बिंदु है, यही बिंदु आपको ये बताएगा कि इन दोनों में अंतर इतना है, अर्थात संतुलन के बिंदु पर कॉस्ट अधिक है, रेवेन्यू कम है, प्रति इकाई आगम कम है, प्रति इकाई कॉस्ट अधिक है। जब लागत अधिक होती है और आय कम होती है तो हानि की स्थिति होती है, इसलिए प्रति इकाई हानि HE के बराबर है, इस लाइन के बराबर है। और पूरी यदि लॉस की गणना करते हैं तो PEH और इस बिंदु को भी नाम दे दीजिए J, तो इस बॉक्स के बराबर कुल हानि फर्म उठा रही होती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी स्थिति होती है यदि हानि और लाभ की, तो क्या फर्म लाभ और हानि की स्थिति में रुकना चाहेगी या क्या करना चाहेगी? यदि सामान्य लाभ की स्थिति है तो ऐसा माना जाता है कि अल्पकाल में फर्म को जो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत काम कर रही है लाभ अतिरिक्त प्राप्त कर सकती है या अतिरिक्त हानि की स्थिति में रह सकती है, लेकिन दीर्घ काल में सामान्य लाभ की स्थिति ही बनी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि यदि अतिरिक्त लाभ की स्थिति होती है तो दूसरी फर्में, क्योंकि फर्मों के आने और जाने की स्वतंत्रता रहती है, इसलिए दूसरी फर्में आकर्षित होती है और उस उद्योग में प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण से अतिरिक्त लाभ
नई आई फर्मों के अंदर बंट जाता है, जिसके कारण से पुनः सामान्य लाभ की स्थिति हो जाती है। और यदि हम माने कि कोई फर्म हानि की स्थिति में है, तो वो इतनी हानि तो उठा सकती है जितनी कि वो परिवर्तनशील लागतों के बराबर आय प्राप्त कर रही होती है। यदि उससे भी अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में फर्म उद्योग को छोड़ के चली जाती है, तो अतिरिक्त यह हानि उठानी पड़ रही होती है तो फर्म में छोड़ के चली जाती है, जिससे पुनः सामान्य लाभ की स्थिति आ जाती है। इसलिए दीर्घकाल में सदैव ये माना जाता है कि एक पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत काम कर रही फर्म सदैव सामान्य लाभ की स्थिति में ही रहती है। अल्पकाल में कभी यहाँ लाभ या हानि की स्थिति हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल आते ही पुनः वह सामान्य लाभ की स्थिति में हो जाती है। और ये जो चित्र है आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी चित्र मैंने इस ई लेक्चर में और इससे पहले वाले ई लेक्चर में ये सभी चित्र मैंने सामान्य अर्थशास्त्र व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण, जो कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित है, इसके अंतर्गत जो छपे हुए चित्र हैं उनसे मैंने लिए हैं। और ये जो चित्र हैं वो आपको बता रहा है कि दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म का किस तरह से संतुलन होता है। इसमें दी हुई कीमत P है, OP, और इस लाइन से लाइन P के बराबर ही एवरेज रेवेन्यू और एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू होता है। इस कारण से ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व है। और ये LMC है या मार्जिनल कॉस्ट है, जो दीर्घकाल से संबंध रखती है, इसलिए LMC है। वह मार्जिनल रेवेन्यू को ई बिंदु पर टच करती है, इसीलिए यही बिंदु संतुलन का बिंदु है। और इस बिंदु पर लाभ और हानि की बात करते हैं तो LAC इसी बिंदु पर अपने न्यूनतम स्तर पर स्पर्श करती है। और यही दर्शाता है कि यहाँ पर एवरेज कॉस्ट में और एवरेज रेवेन्यू में कोई इस ई बिंदु पर अंतर नहीं है। यदि अंतर नहीं होता है, AC और AR दोनों बराबर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम न लाभ न हानि की स्थिति भी कहते हैं, अर्थात सामान्य लाभ की स्थिति कहते हैं। तो दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी फर्मों को सामान्य लाभ की स्थिति ही प्राप्त होती है या सामान्य लाभ ही प्राप्त हो रहा होता है। धन्यवाद।